नमस्कार। भारत की राजनीति में सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है, राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और भारत के प्रधानमंत्री के पद की संवैधानिक रूपरेखा, उनकी शक्तियों और इतिहास पर एक गहरी नजर डालेंगे। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। कागज पर तो भारत के प्रमुख राष्ट्रपति हैं, है ना? लेकिन असल में सरकार की बागडोर किसके हाथ में होती है? वो कौन है जो देश के रोजमर्रा के शासन को चलाता है? और इसका जवाब है प्रधानमंत्री। देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री ही सरकार के मुखिया और असली कार्यकारी ताकत है। तो राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार के। और ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही पूरी व्यवस्था की चाबी है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि असली पावर प्रधानमंत्री के पास है। पर सवाल ये है कि ये पावर आती कहां से है? इसका जवाब हमारे संविधान में छिपा है। चलिए इस पद की नींव यानी उन संवैधानिक नियमों को देखते हैं जो इसे परिभाषित करते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 74। ये साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति की मदद और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस टीम के कैप्टन होंगे प्रधानमंत्री। और सबसे अहम बात यह है कि राष्ट्रपति को इसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है। यही वो नियम है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रिश्ते की बुनियाद रखता है। अब अगला सवाल कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है? अनुच्छेद 75 इसका जवाब देता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री जिसे अपनी टीम में चाहते हैं उनकी सलाह पर राष्ट्रपति बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मतलब अपनी पूरी टीम चुनने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री अपनी टीम में चाहे जितने मंत्री रख सकते हैं? पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन 2003 में 91वें संविधान संशोधन ने इस पर एक लिमिट लगा दी। अब मंत्रिपरिषद का साइज लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये नियम बड़ी बड़ी कैबिनेट बनाकर राजनीतिक फायदे उठाने की आदत को रोकने के लिए लाया गया था। एक और बड़ा दिलचस्प नियम है, कोई भी मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई और, उन्हें संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना ही चाहिए। अगर नियुक्ति के समय कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है तो कोई बात नहीं, उन्हें 6 महीने का वक्त मिलता है सदस्य बनने के लिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। हर मंत्री को पद संभालने से पहले 2 शपथ लेनी होती हैं, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। गोपनीयता की शपथ का मतलब है कि कैबिनेट के अंदर की जरूरी चर्चाएं और संवेदनशील जानकारी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा और सही नीति निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। तो ये तो हो गई संवैधानिक बुनियाद। अब देखते हैं कि इन नियमों से प्रधानमंत्री को असल में कौन-कौन सी शक्तियां और जिम्मेदारियां मिलती हैं। और सच कहूं तो ये लिस्ट काफी लंबी और प्रभावशाली है। प्रधानमंत्री देश की कई सबसे जरूरी संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि देश के लिए योजना बनाने वाला नीति आयोग हो या राज्यों के बीच समन्वय बनाने वाली अंतर्राज्य परिषद। इन सभी बड़े मंचों पर प्रधानमंत्री ही देश की नीतियों को दिशा देते हैं। इतना ही नहीं, देश के कई सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर कौन बैठेगा, इसका फैसला भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होता है। चाहे वो सरकार के खर्चों पर नजर रखने वाले सीएजी हों या सिविल सेवा परीक्षा करवाने वाले यूपीएससी के चेयरमैन, इन सभी अहम नियुक्तियों के लिए प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को नाम सुझाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देता है। वो राष्ट्रपति और अपनी मंत्री परिषद के बीच कम्युनिकेशन का मुख्य जरिया है। सरकार के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाना प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। जाहिर है, इतना बड़ा देश चलाने का काम प्रधानमंत्री अकेले नहीं करते। उनकी एक पूरी टीम होती है जिसे हम मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो चलिए अब इस टीम की बनावट को थोड़ा समझते हैं। इस मंत्रिपरिषद में मोटे तौर पर 3 स्तर के मंत्री होते हैं। सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मंत्री, जो रक्षा, वित्त, गृह जैसे सबसे बड़े मंत्रालयों को संभालते हैं और सरकार के मुख्य नीतिगत फैसले लेते हैं। फिर आते हैं राज्य मंत्री, जिन्हें या तो किसी छोटे मंत्रालय का स्वतंत्र चार्ज मिलता है या वो कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं। और सबसे आखिर में होते हैं उपमंत्री, जिनका काम प्रशासनिक सहायता देना होता है। यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है और सारे मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाता है, लेकिन किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलेगा, यानी वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये काम वित्त मंत्रालय का है, मंत्रिमंडल सचिवालय का नहीं।
तो अब जब हमने इस पद की शक्तियों और बनावट को समझ लिया है, तो चलिए थोड़ा इतिहास के कुछ मजेदार पन्ने पलटते हैं और भारत के प्रधानमंत्रियों से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य और रिकॉर्ड्स देखते हैं। ये है भारत के अब तक के प्रधानमंत्रियों की सूची, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक। हर नाम के साथ भारत की राजनीति का एक नया अध्याय जुड़ा हुआ है। पूरी लिस्ट तो यहां पढ़ पाना मुश्किल है, पर इसी लिस्ट से कुछ कमाल के रिकॉर्ड्स निकल कर आते हैं। अगर कार्यकाल की बात करें तो यहां दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो 16 साल 9 महीने से भी ज्यादा समय तक इस पद पर रहे। वहीं दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1996 का कार्यकाल, जो सिर्फ 13 दिनों में ही समाप्त हो गया था। मोरारजी देसाई भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी जिसने भविष्य के लिए एक मिसाल कायम की। और ये तो एक बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड है। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया। विश्वास मत हासिल करने से पहले ही उनकी सरकार गिर गई थी। अच्छा, प्रधानमंत्री पद से हटकर देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने का रिकॉर्ड जगजीवन राम के नाम है। जरा सोचिए, लगभग 32 साल तक केंद्रीय मंत्री रहना, ये एक असाधारण राजनीतिक सफर था। तो जैसा कि हमने देखा, प्रधानमंत्री का पद अपार शक्ति और विशाल जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। ये सिर्फ एक राजनैतिक पद नहीं, बल्कि एक संस्था है जो करोड़ों लोगों के भविष्य को आकार देती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी गुण क्या होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता, दूरदर्शिता या कुछ और? इसका जवाब शायद इतिहास और भविष्य दोनों में छिपा है।